देखिए, इंडिया मेरे बाप का है, तो इंडिया को मैं नहीं इस्तेमाल करूं तो कौन इस्तेमाल करे। हम सत्ता में नहीं आ पाए, सरकार नहीं बना पाई, ये सच्चाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमारे बड़े भाई के रूप में हमारे साथ है। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या कहना, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मायावती जी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। हमने उनसे ज्यादा वोट प्रतिशत खींच करके। इस बार जनता जीतेगी मीन्स इस बार इंडिया जीतेगा क्या? बिल्कुल, आप श्योर हैं? मैं बिल्कुल श्योर। और उसी संघर्ष की राजनीति का एक हिस्सा शिवपाल जी भी है, तो हमारे लिए उन्होंने कुछ नया नहीं किया। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल क्या कभी एक होंगी? और आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस चौकीदार पे प्रश्न उठना चाहिए। दूसरी पार्टियों के जो भू माफिया होते हैं, बाहुबली होते हैं, वो उनकी पार्टी में आते ही गंगा जल से नहा जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले साल ही चुनाव है और उससे पहले सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन बन गया है। 2024 में उसे चुनौती देने के लिए यूपी की राजनीति में भी बहुत सारी उठापटक चल रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जो है वो यूपी से होकर ही जाता है। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में यूपी की ही एक बहुत बड़ी नेता मौजूद है। उनका नाम है पल्लवी पटेल जी। पल्लवी पटेल जी सिराथू से सपा की विधायक हैं और अपना दल का मेरावादी की नेता हैं। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। थैंक यू सो मच। पल्लवी जी, इंटरव्यू शुरू करें उससे पहले कैसी हैं आप? आई एम डूइंग गुड। सब अच्छा चल रहा है? जी बिल्कुल। मेरा पहला सवाल, क्योंकि हमने अभी शुरुआत ही की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 2024 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी कितनी तैयार है? देखिए, चुनाव चाहे 2024 का हो चाहे 2027 का, अगर राजनीतिक पार्टी हैं तो जन समस्याओं को लेकर, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के ग्राउंड पे सक्रिय रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समाज को लगातार अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे जाति के आधार पर, कैसे धर्म के आधार पर आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इन मुद्दों को समझते हुए आपको अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना है। जैसे कि आप सपा की सहयोगी दल है, तो क्या 2024 के चुनाव में भी आप सपा के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगी? देखिए, 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े, और उस वक्त जो हमारे मुद्दे थे जातिवार जनगणना, उस वक्त हमारे मुद्दे थे नौजवानों का रोजगार, महिला सुरक्षा। हमने लगातार उससे जमीन से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है, और हम सत्ता में नहीं आ पाए, सरकार नहीं बना पाई, ये सच्चाई है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये जरूर है कि हमने भारतीय जनता पार्टी से लगभग 12% वोट अपने पक्ष में करते हुए, लोगों को सहमत करते हुए, वो एक आधार अपना बढ़ाया है। तो अगर बढ़ाया है तो लगातार आगे भी वो चुनौती हमारे लिए है, और उस पर हम अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। 2024 में समाजवादी पार्टी हमारे बड़े भाई के रूप में हमारे साथ है। अक्सर हमने देखा है कि पार्टियों के बीच में सीटों को लेकर बहुत मतभेद हो जाते हैं। अगर आपको 24 के चुनाव में सपा मन मुताबिक सीटें नहीं देती है तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, सीटों की लड़ाई अपना दल ने कभी नहीं लड़ी। जब से हमारा गठन हुआ तब से सिर्फ मुद्दों की लड़ाई हम लड़ते आए हैं, और उसी बाबत 25 साल के संघर्ष के बाद सदन में जाने का जनता का विश्वास हमें मिला है, और हमने मुद्दे उठाए हैं। तो सीटों की संख्या कभी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही, मुद्दे इम्पोर्टेंट रहे और सम्मान इम्पोर्टेंट रहा। तो मतलब आप कहना चाहती हैं कि 2024 का चुनाव आप अखिलेश जी के साथ ही लड़ेंगी? जी बिल्कुल। और सीट कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा? कभी भी नहीं रहा। कभी नहीं। एक जब आप यूपी की राजनीति में उतरते हो, जैसा कि मैं भी ग्राउंड पर उतरी थी, तो कई लोग ऐसी चीजें बोलते हैं, मे भी शायद ऐसा ना हो, ऐसा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में पल्लवी पटेल इसलिए है क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो है वो एनडीए में है। सपा ने पल्लवी पटेल को अपने खाते में इसलिए लिया हुआ है ताकि अनुप्रिया पटेल का वोट परसेंट अपनी तरफ खींच पाए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आज जो हमारा मुद्दा है जातिवार जनगणना, इसको 2020 में उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जनपदों में 2200 किलोमीटर की पदयात्रा मैंने की थी अपने 9 महीने के बच्चे को लेकर के। और तब ये उद्देश्य रहा था कि गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलना है, और जातिवार जनगणना के बारे में वो क्या सोचते हैं और हम उनको क्या बताना चाहते हैं, इस मुद्दे को लेके हम चले थे। वही मुद्दा 2022 ने समाजवादी पार्टी ने अपना मुद्दा बनाया, और हमें लगा कि मुद्दे के आधार की जब राजनीति है और उन लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम उनके साथ आए, और हमने प्रूव भी किया कि ये गठबंधन कितना बेहतर रहा, और हमने उनसे ज्यादा वोट प्रतिशत खींच करके अपनी तरफ लोगों को अपने आप से कनेक्ट किया है।
तो अगर मैं ये पूछूं तो आप 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल जी का वोट परसेंट कितना अपनी तरफ खींच पाएंगी? 10%, 20%, 30%, 40%, कितना परसेंट? देखिए, जितनी ज़्यादा मेहनत हम सब मिल करके ग्राउंड पे कर लेंगे और जिनके लिए हम खड़े हैं, उन लोगों को जितना ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट करते हुए और स्वयं उनसे भी कनेक्ट होते हुए उनके मुद्दों को जितना ज़्यादा हम उठाने का काम कर देंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत अपने पास लेके आएंगे। आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत? देखिए, 12% तो पहले ही कर लिया है, जी। अब कम से कम उसका 3-4 गुना तो कर ही ले। कर ही लेंगे, मतलब आपको लगता है कि इस बार का जो वोट बैंक है परसेंट वो आप अपनी तरफ खींचने के लिए जी, बिल्कुल। पूर्णतः तैयार हैं। जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं। विपक्ष ने इंडिया गठबंधन को तैयार किया है एनडीए के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मायावती जी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि विपक्षी गठबंधन की एकता जो है वो मायावती जी के बिना अधूरी है? देखिए, विपक्षी गठबंधन मुद्दा आधारित है जी और सबकी ज़रूरत है, जी सबका उसमें रोल होना चाहिए, लेकिन कौन कहाँ जाएगा ये उस पार्टी का नेतृत्व और उस पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं। अभी जो भी इंडिया के गठबंधन में 26 पार्टियां हैं, हम सबका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें एक ऐसा विपक्ष तैयार करके सामने खड़ा करना है एनडीए के, जो इस देश को जो लूटने का काम कर रहे हैं उससे बचा पाए। अगर मैं पल्लवी पटेल जी से सिर्फ पूछूं, मतलब बाकी अन्य दलों को ना जोड़ूं, तो आपको क्या लगता है कि मायावती जी को गठबंधन में शामिल होना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए ताकि 24 के चुनाव में जो एक गठबंधन तैयार हुआ है एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जब सोच ये है कि हमें मिलकर लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, तो हर वो व्यक्ति जो हमारे साथ में आकर के हमारी ताकत में इजाफा करे, उन सभी का साथ सम्मान हम स्वागत करते हैं। मतलब मायावती जी को भी आना चाहिए? मैंने सभी का बोला, हर किसी को बोला। अच्छा, एक चीज, जब आप बैठे हो, जब मैं आपसे बनारस में एबीपी गंगा की पद यात्रा के दौरान मिली थी, तो आपके साथ ओपी राजभर जी भी मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई थी। उस वक्त भी ये बात हुई थी कि क्या आप बीजेपी में जाने वाले थे, तो आपके सामने ही उन्होंने बहुत गोल गोल बातें की, लेकिन आखिरकार वो अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद उनका एक बयान आया, वो काफी चौंकाने वाला बयान था। उन्होंने ये बोला था कि चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव जी खुश थे बहुत ज्यादा। अखिलेश जी ने ये बोला था कि वो चुनाव हार के बहुत ज्यादा खुश हैं, और उन्होंने ये लाइन भी बोली थी कि 2024 में जो है वो पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और हम तो तैयारी 29 की करेंगे। तो उन्होंने कहा था, ये बंद मीटिंग में हुआ था, जैसा कि आप भी उनकी सहयोगी दल रही, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसका दावा ओपी राजभर जी एनडीए में शामिल होने के बाद मीडिया में कहते फिर रहे हैं? देखिए, अब ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या कहना, वो तो आते जाते रहते हैं। और रही बात उनकी बंद कमरे में क्या बात हुई, तो बंद कमरे के बाहर मैं तो कान लगा के सुन ही रही थी, तो मुझे जानकारी नहीं कि क्या बात हुई। उसका स्पष्टीकरण तो या वो दे सकते हैं या माननीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि सहयोगी दल वहां पे मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने ये बात बोली थी। तो क्या पल्लवी पटेल जी भी वहां मौजूद थे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हमारे सामने हुई है। तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि राजभर जी तो कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है इसमें कोई सच्चाई ना हो, और हो सकता है सच्चाई भी हो। मैंने नहीं सुना तो मैं नहीं बोल सकती गलत है कि सच है। वैसे आपको क्या लगता है, ओपी राजभर जी साइकिल पे सवार थे, अभी चले गए हैं वो एनडीए में, उनके लिए एक चीज बोली जाती है कि वो कहीं एक जगह टिकते नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में सपा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं राजभर जी? देखिए, बात इस बात की नहीं है कौन गया कौन आया, बात इस बात की है कि आप मिशन और आप मुद्दे क्या लेके चल रहे हैं। अगर आपके मुद्दे सही होंगे तो जनता आपसे कनेक्ट करेगी, आपका सहयोग करेगी आपको आगे बढ़ाने में। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है, 2024 में भी पूर्ण विश्वास है कि वो हमारा सहयोग करेगी। जब हम यूपी की राजनीति की बात करते हैं तो वहाँ जातिगत राजनीति होती है, इसीलिए मैं बार बार राजभर जी का नाम ले रही हूँ, और राजभर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। इसीलिए मेरा एक बार फिर से यही सवाल है कि क्या 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी या गठबंधन को राजभर प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने का रीजन भी यही है कि पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, क्या उसके लिए कोई काट तोड़ कोई ढूंढ रखा है राजभर के लिए कि 24 में आपके दल को और आपके सहयोगी दल को कोई नुकसान ना पहुंचे? नहीं, देखिए, जो 26 संगठनों का जो एक गठबंधन इंडिया बना है, वो अपने आप में इस देश के 150 करोड़ लोग, हिमालय की चोटी से लेके समुद्र उपरंत तक जो एक एक इंच भूमि है इस देश की, उस पर रहने वाले जो 150 करोड़ लोग हैं, और उन 150 करोड़ लोगों का जो संविधान है, ये धरती, ये इंडिया उन लोगों का है, और उन्हीं 150 करोड़ लोगों में से हम भी हैं।
तो हमें पता है कि हमारी लड़ाई क्या है और किसके खिलाफ है। तो इस बार लड़ाई तो बहुत भरकस होगी, तांडव प्रचंड होगा और आप देखेंगे कि इस बार जनता जीतेगी। इस बार जनता जीतेगी मीन्स इस बार इंडिया जीतेगा क्या? बिल्कुल, आप श्योर हैं? मैं बिल्कुल श्योर। कितने % श्योर है? फिर मैं वही कहूंगी, आप चाहिए तो उसको 5 गुना कर लीजिए, आप चाहिए तो उसको 6 गुना कर लीजिए, लेकिन जीत का परसेंटेज तो अगर 0.1 भी होगा तो वो जीत ही कहलाएगा। मैम, मेरा सवाल ये है कि आप सिराथू से सपा की विधायक हैं, आपने केशव प्रसाद जी को हराया है, यूपी के डिप्टी सीएम, एक बड़ा चेहरा है, जिसके बाद आपका राजनीतिक कद जो है मैं कहूंगी वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये है कि आप सपा के सिंबल से ही क्यों लड़ी, आप अपनी पार्टी के सिंबल से क्यों नहीं लड़ी? देखिए, इस बात का जो जवाब है वो हमारा नेतृत्व कर रहे हमारे बड़े भाई के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनावी सभा के दौरान भी दिया, और उसके बाद भी वो लगातार कहते आए कि उस वक्त जरूरत थी कि समाज को इकट्ठा करने के लिए मैं उनके सिंबल पर लड़ूं। और जब आप गठबंधन में होते हैं तो एक दूसरे की मान रखना, सम्मान रखना ये इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में मेरा नेतृत्व कर रहे अखिलेश यादव जी ने अपने एक सैनिक को अगर ये आदेश दिया और उनको लगा कि मैं बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ, तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एक सवाल शिवपाल जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने शायद एक वीडियो देखा होगा, खबर परसों की है, शिवपाल यादव जी अचानक से रात में थाने पहुंच जाते हैं अंकुश जी को छुड़ाने, जो कि उनके निजी सचिव हैं। ऐसा आरोप लगा है कि पुलिस ने जबरन उनके गाड़ी में हथियार रखने की कोशिश की और इस मसले पर बहुत ज्यादा सियासत भी हुई है। आप इस चीज को कैसे देखती हैं? देखिए, गृह मंत्रालय जो इस देश का है उसके अधीन और राज्य सरकार के अधीन जो ये पुलिसिया विभाग है, ये इस वक्त अनकंट्रोल चल रहा है। उनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। आप किसी भी जनपद की बात कर लें, चाहे वो प्रतापगढ़ हो जहाँ पर खुलेआम मर्डर हो जाते हैं और उसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, चाहे आप कौशाम्बी की बात कर लें जहाँ पर एक गर्भवती महिला एक अस्पताल में मर जाती है और उस अस्पताल पे कार्रवाई ना होते हुए पीड़िता के ही परिवार को रोज प्रताड़ित किया जाता है। तो पुलिस इस वक्त अनकंट्रोल है। और चाहे वो शिवपाल जी के परिवार से जुड़ा हुआ कोई मसला हो या चाहे आम जनता को, यहाँ पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को देखने की आवश्यकता है कि पुलिस जो है वो उनके अधीन है और हर एक कृत्य में वो एक पार्टी बन करके निरंकुश होकर के काम कर रही है। शिवपाल जी जिस तरीके से थाने आधी रात पहुंच गए अपने निजी सचिव के लिए, उनकी बहुत ज्यादा तारीफ हो गई, यहाँ तक कि अपोजिशन दल जैसे कांग्रेस ने भी उनकी बहुत तारीफ की। आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि आज की तारीख में ऐसे नेता मिलना बहुत कम बचे हुए हैं ऐसे? देखिए, वो संघर्षशील नेता चाहे मान्यवर काशीराम जी रहे हों, चाहे राम मनोहर लोहिया जी रहे हों, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों, चाहे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे मेरे पिता डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी रहे हों, ये उस वक्त की राजनीति के लोग हैं। वो महाहस्तियां हैं जिन्होंने संघर्ष के दम पर अपने लिए एक राजनीति में जगह बनाई, और उसी संघर्ष की राजनीति का एक हिस्सा शिवपाल जी भी हैं। और कहने में कतई गुरेज नहीं है कि क्योंकि संघर्ष किया है, जमीन से कनेक्टेड हैं, तो राजनीति से परे उनके साथ जो लोग हैं दिन रात काम कर रहे हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनसे जुड़े हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। शिवपाल जी की बात हो रही है तो आपकी कई बार मुलाकात हुई होगी शिवपाल जी से, कोई ऐसी चीज जो उनकी बातें सुनकर आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ? देखिए, इंस्पायर ऐसे होते हैं कि नेताजी के भाई रहे, एक बड़े क्लास के लीडर हैं, लेकिन जो व्यवहार है जी, अपने लोगों के प्रति, जमीन से जुड़े हैं और जिस प्रकार का अनुभव है जी, वो आज आपको राजनीति में दिखता नहीं। और हमारे जैसे असंख्य लोग हैं जो उनको अपना गुरु मान करके या उनकी बातों को फॉलो करके राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने हमेशा कहा कि नेता मुलायम सिंह यादव जी जो हैं वो अपने आप में एक विश्वविद्यालय हैं, तो आप मान लीजिए विश्वविद्यालय की एक फैकल्टी शिवपाल यादव जी भी है। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है। एक सवाल आपसे है कि आपने एक बार आरोप लगाया था कि बीजेपी की वजह से आपकी पार्टी 2 भाग में टूट गई। किस आधार पर यह आपने आरोप लगाया, इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, आरोप नहीं लगाया, बीजेपी की तो ये जग जाहिर मंशा है और उनकी ये काम करने की स्ट्रैटेजी है। हमको आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए अपना दल को, आप बिहार में देख लीजिए क्या किया उन्होंने, अभी रिसेंट मामला आप महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या किया उन्होंने। तो वो करते ही ऐसा है कि हर पार्टी को डिवाइड कर लो और जो हिस्सा उनके मन माफिक का है उसको अपने पास रख लो और दूसरे को समाज में तिरस्कृत कर दो। तो हमारे लिए उन्होंने कुछ नया नहीं किया, ये उनकी शैली है काम करने की। एक सवाल, आपकी बहन भी हैं और अपोजिशन पार्टी में भी हैं, अनुप्रिया पटेल जी से जुड़ा हुआ। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल क्या कभी एक होंगी? क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि आप दोनों बहनों में थोड़ा पटती नहीं है, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है भी या नहीं?
देखिए, जब तक उनकी सांसें चल रही हैं, मेरी सांसें चल रही हैं, खून का रिश्ता है तो उस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन लड़ाई यहाँ व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ लड़ाई विचारों की है। और विचारों से जो व्यक्ति समझौता कर लेता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। हम जिनकी औलाद हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, कृष्णा पटेल जी, उन्होंने विचारों से और संघर्ष से कभी समझौता नहीं किया। तो विचारों से संघर्ष नहीं हो, विचारों समझौता नहीं होगा, बस इतनी बात है। मतलब पर्सनली आप लोग जैसे बहनें मिलती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, खेलती कूदती, सब मतलब सब होता है? हाँ, नॉर्मल एक रूटीन में जैसी बहनें होती हैं वैसे हैं। तो मीन्स ये जो अफवाहें फैली हुई है बाहर कि दोनों बहनों में पट्टी नहीं है, तो मैम बोल रही है व्यक्तिगत लड़ाई कोई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। पल्लवी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सवाल है। उनसे जुड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने रामचरितमानस पे बोला था तो आप मुखर होके उसका विरोध भी आपने किया था। अब उनका एक और बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जितने भी मंदिर वगैरह हैं वो बौद्ध मठ को तोड़ के बनाए गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो हिंदू आस्था के सबसे बड़ा प्रतीक है बद्रीनाथ मंदिर, उसको लेकर भी यही बोला है। और इस पर जो है वो उत्तराखंड के सीएम का बयान भी आया है, उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है। आप उनकी इस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए, कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तथ्यात्मक तो ये है कि बुद्ध एक सत्य हैं और सिर्फ इस धरती पर, इस देश में नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण एशिया में सबसे पहली मूर्ति अगर बनी है तो गौतम बुद्ध की बनी है। इस्लाम धर्म भी कहता है कि बुद्ध परस्ती हराम है, तो बुद्ध का अपभ्रंश ही तो है बुद्ध। और अगर बुद्ध और मंदिर की लड़ाई होगी तो ये बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो आप क्या उनके इस बयान से सहमत हैं? देखिए, मैं किसी के बयान पे या किसी की सोच पे कमेंट नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अगर बुद्ध और मंदिर की लड़ाई होगी तो ये बहुत पीछे छूट जाएंगे। लेकिन उन्होंने इससे पहले रामचरितमानस पर भी सवाल उठाए थे, बहुत लोग नाराज हुए थे। एक बड़ी तादाद में हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाई थी। उस वक्त भी आपने बोला था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि सहयोगी दल हो आप उनका, आपके साथी हैं, तो उनको कुछ चीज़ों में समझाना चाहिए? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और उस नाते मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनकी कमेटी ही उनको बेहतर निर्देश क्या करना है क्या नहीं वो दे सकते हैं। मैं तो एक गठबंधन पार्टी की सदस्य हूँ और उनके टिकट पर विधायक हूँ जो जग जाहिर है, तो मैं उनको कमांड या निर्देश तो नहीं दे सकती। सलाह तो दे सकती हैं? नहीं, सलाह जब मांगी जाएगी तो जरूर दूंगी। नहीं, मुझे एक सवाल ये भी है क्योंकि जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं तो कई लोग ऐसे बोले हैं, मुझे यहाँ तक कि यूपी के जो गांव देहात के लोग हैं उनका ये कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो अखिलेश को ले डूबेंगे इन बयानों को लेकर। तो इस वजह से मुझे ये सवाल आपसे पूछना हुआ क्योंकि ये उन लोग का सवाल था। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे आगे चल के अखिलेश जी के लिए? देखिए, मैंने अपनी बात वही कही, अगर तथ्यात्मक बात करेंगे तो बुद्ध से पुराना कोई नहीं जी। और बुद्ध की मूर्ति ही इस दुनिया में सबसे पहले बनी। तो फिर मैं अपनी बात रिपीट करूंगी, बुद्ध और मंदिर की लड़ाई में ये बहुत पीछे छूट पर जाएंगे। अगर वो ये बोल देंगे कि बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए तो ये बहुत बड़ी तादाद में, एक बड़ी संख्या में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं? बद्रीनाथ मंदिर का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, बात हमेशा तथ्यों पे होनी चाहिए जी। और मैं जो बात कह रही हूँ वो भी, मैं आज जो कह रही हूँ वो भी तथ्य के आधार पर कह रही हूँ। जो उस वक्त रामचरित के मानस के दौरान मैंने कहा था वो भी मैंने तथ्य के आधार पर ही कहा था कि शब्दों को हटाने या जोड़ने से कुछ नहीं होता, मानसिकता बदलनी चाहिए, वो अहम है। अच्छा, चलिए हम दूसरे सवाल पर आते हैं। कौशाम्बी महोत्सव की बात करेंगे। उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पहुंचे थे, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पे पहुंचे थे और आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और आपने गुस्से में एक ट्वीट भी किया था। उस वक्त हुआ क्या था, क्या हुआ था, पूरी घटना बताएंगे हमें? देखिए, कौशाम्बी महोत्सव था और अगर मैं सही से याद कर पा रही हूँ तो 3 दिवसीय था जी। तो उस दौरान मुझे जिलाधिकारी के द्वारा बाकायदा निमंत्रण मिलता है जी। वो मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं और मेरा रहना या न रहना को कंफर्म करते हैं। तो मैंने बोला क्योंकि मेरे जनपद नहीं बल्कि मेरी विधानसभा में इस देश के गृह मंत्री और मेरे सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते और आम जन होने के नाते भी ये मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि मैं उनके स्वागत के लिए वहाँ रहूँ। तो मैंने वहाँ रहूँगी, ये मैंने कन्फर्म किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने उनसे बोला कि मैं इतने बजे प्रस्थान करूंगी और हेलीपैड पे पहुंच के माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करूंगी, मुख्यमंत्री जी का, उससे पहले ही मुझे अरेस्ट कर लिया गया और ये बताया गया कि मेरे पास निमंत्रण नहीं था, जबकि मैंने तमाम पत्रकारों को वो निमंत्रण का कार्ड दिया जो मुझे जिलाधिकारी ऑफिस से प्राप्त हुआ था।
और जो जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। तो मीन्स ये क्या, ये भी चीजें निकल के आ रही थी कि आप वहां जाके विरोध प्रदर्शन करने वाली थी, इसी वजह से आपको हाउस अरेस्ट किया गया? सरकार अगर विरोध प्रदर्शन से इतना डरती है तो उसको मंच सजाने ही नहीं चाहिए। और मैंने वहां पर सिर्फ इतना बोला था कि मैं स्वागत करूंगी क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि यहाँ पर, जो मेरा विशेषाधिकार भी है, और आप मुझे जहां पर भी उस मंच पे जगह देंगे मैं रहूंगी, और अगर आपके सिस्टम में मेरा नाम होगा कि मैं अपनी बात कह सकूं तो कहूंगी, वरना स्वागत करके लौट आऊंगी। जी। एक सवाल आपकी पिताजी से जुड़ा हुआ है, सोनेलाल पटेल जी से। 2022 के दौरान आपने ये चीज बोली थी कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब उनको प्लानिंग के तहत उनकी हत्या की गई थी। तो अगर आपको लगता है कि उनकी हत्या की गई थी तो क्या आपको किसी पे शक है? और आपने सीबीआई जांच की भी इस मसले पे मांग की थी, तो वो मामला अभी अचानक से ठंडे बस्ते में कैसे चला गया? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जिस राह की राजनीति कर रहे थे, सामाजिक न्याय की, तो उन्होंने दलित पिछड़ा जो तबका रहा है उसकी बात की थी। और जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त तक वो उत्तर प्रदेश राजनीति और भारतीय राजनीति में एक ऐसा चेहरा बन चुके थे जिनके एक निर्देश पर और एक आवाज पर राजनीति में खलबली मच जाती थी। और हमने इस बात का संदेह इसलिए बताया कि उनकी डेथ नहीं हुई है, नेचुरल नहीं है, बल्कि एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उससे लगभग 15 दिन पहले ये 15 दिन के दायरे में 3 एक्सीडेंट हुए थे लगातार, 4-4, 5-5 दिन के अंतराल पे, और थर्ड में उनकी डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कद को देखते हुए और लगातार इतने फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स को देखते हुए हमने बोला कि लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये साजिश है। और जो लोग उनके फॉलोअर्स रहे हैं वो हमसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो हम ये चाहते थे कि सरकार हमारी मदद कर दे, और उनके डेथ के बाद 2009 17 अक्टूबर, हम लोग 2009 31 अक्टूबर जब जंतर मंतर दिल्ली आए थे, तब से लगातार उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, बदलती रहेंगी, लेकिन हमें विश्वास है कि जो उनकी मौत हुई है उससे पर्दाफाश जरूर होगा। आपको किसी पे शक है? नहीं, शक नहीं है, सिर्फ इतना सोचते हैं कि राजनीतिक एक कद था, दुश्मनी होती है, लोग अपने पराये होते हैं, तो हम सिर्फ इतना चाहते थे जच है या झूठ है जो भी है वो उनके फॉलोअर्स, उनको जो मानते हैं उस जनता के बीच में वो खुलासा हो जाए। जी। सवाल मणिपुर से, जैसा कि मणिपुर में इतनी हिंसा चल रही है, आपने भी देखा कि संसद की कार्रवाई भी बाधित है। मणिपुर की घटना को आप कैसे देखती हैं? और आप महिला हैं और विधायक भी हैं, मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ था, आप ऐसी घटनाएं देश के किसी भी कोने में रिपीट ना हो, इसके लिए आप क्या चाहती हो कि ऐसा क्या किया जाए कि ऐसी घटनाएं कभी जीवन में भारत में रिपीट ही ना हो? देखिए, मणिपुर जो है वो बहुत अहम राज्य है इस देश के लिए। पूर्वोत्तर राज्य और उसके आगे की जो सीमाएं हैं, वहाँ से चाहे वैश्विक हो चाहे राजनीतिक हो, उससे बहुत कुछ ड्राइव होता है। तो मणिपुर इस नाते बहुत अहम हो जाता है। और मणिपुर हो या इस देश का कोई भी राज्य हो, महिलाओं के साथ जो भी वहाँ हुआ या किसी भी राज्य में हो, वो निंदनीय है, और उसके लिए एक्शन किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी की सरकार को लेना चाहिए। लेकिन मणिपुर में अभी जो हो रहा है उसमें 2 समुदाय एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे में मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम अपने लोगों की बात तो सुने। वहां पर उनकी अपनी राज्यपाल हैं, उनके अपने विधायक हैं, उनके अपने मंत्री हैं, वो भी तो फ्रंट पे आके बोल रहे हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं आप इस बात पे? क्यों नहीं अटेंटिव हैं? क्यों नहीं आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जो और राज्य सरकार के अधीन जो पुलिस विभाग है, वो उस पूरे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में, उस पूरी घटना में जो एक पार्टी बन के काम कर रहा है? तो ये तो आपको देखना होगा ना। पल्लवी जी, संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, हर बार यही होता है। इस बार मणिपुर का जिक्र करते हुए बाधित हो रही है। सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये सुनने को तैयार नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इसका कुछ सोल्यूशन दोनों को बैठ के निकालना चाहिए? देखिए, वो चर्चा को तैयार हैं, इधर चर्चा हो नहीं रही है। सिंपल टर्म्स में इस मुद्दे में चर्चा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और इतना लंबा वक्त नहीं लगना था, क्योंकि मणिपुर राज्य की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए विपक्ष को
ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए था कि विपक्ष बोले कि आप चर्चा करिए। केंद्र सरकार का ये दायित्व था कि ये हमारी मांग से पहले ही हो जाना चाहिए था। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है स्मृति ईरानी जी का, संसद का। जब मणिपुर पे चर्चा हो रही थी, जो अपोजिशन की सांसद थी, महिला सांसद, उन्होंने मणिपुर पे सवाल उठाया तो वो गुस्से से खड़े होकर उन्होंने ये चीज संसद में बोली कि अगर मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए तो वेस्ट बंगाल पे भी होनी चाहिए, झारखंड पे भी होनी चाहिए, हर राज्य में की होनी चाहिए। तो उसको लेकर वो ट्विटर पर ट्रोल भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। आप इस पर क्या कहेंगी? और उनकी जो गुस्से वाला जो उनका वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा है उसको? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, कहीं भी हो, महिलाओं के खिलाफ कहीं भी कोई भी अपराध हो रहा है वो निंदनीय है। लेकिन मणिपुर में सिर्फ महिलाओं के खिलाफ नहीं हो रहा है, वहां पर दो समुदाय आपस में हिंसा के लिए उतारू हैं। और इस वक्त आप देखिए उस स्टेट की स्थितियां क्या हैं। आपकी सरकार का राज्यपाल, आपके मंत्री, आपके विधायक आपके सामने खड़े होकर मांग कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा जरूर होगा। आप वहां जाके कम से कम देखिए तो कि स्थितियां क्या हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। सवाल मैं सीमा हैदर से जुड़ा पूछूंगी। सीमा हैदर नेपाल के बॉर्डर से भारत में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश नोएडा तक आ जाती हैं। मेरा सवाल नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है? चलिए, वो तो सीमा हैदर है, सीमा हैदर की लव स्टोरी पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो चर्चाएं बहुत हो गई। हम सिक्योरिटी पे बात करेंगे क्योंकि आप भी उधर ही बेल्ट से आती हैं, उधर नेपाल और इंडिया का बॉर्डर भी पास पे पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि वहां पे सिक्योरिटी टाइटन कर देनी चाहिए? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हमारे देश में चौकीदार ने कहा था कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ। तो अगर इस प्रकार की घटनाएं किसी भी बॉर्डर से होती हैं तो उस चौकीदार पे प्रश्न उठना चाहिए कि आप एक चौकीदार के रूप में इस देश को सिक्योर भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न वहां होना चाहिए। तो अगर मैं सीमा हैदर की बात करूं, एनआईए भी उठा के ले गई। और एक और केस अंजू का भी आपने शायद सुना होगा। लगातार पाकिस्तान से उनके कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सीमा हैदर का मामला जब हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पीक पे थे तो अचानक से अंजू की एंट्री हो जाती है और वहां से उनके वेडिंग शूट का एक वीडियो भी वायरल होता है? तो कहीं ये पाकिस्तान को कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं? सच्चाई ये है कि चर्चा आज इस देश में सीमा हैदर और इन तमाम मुद्दों पर हो रही है। वास्तविकता ये है कि इन कैबिन से निकल के और दिल्ली सरकार की सत्ता की चकाचौंध से बाहर निकल के दिल्ली से थोड़ा नीचे उतरी है, क्योंकि दिल्ली तो बहुत ऊपर है। भुखमरी, बेरोजगारी और दुख, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सड़कों पे बिखरे पड़े हैं। और हमको वो मुद्दे कलेक्ट करने हैं, सरकार से सवाल पूछना है। और जब तक ये सवाल पूछे नहीं जाएंगे तब तक आपको सीमा हैदर के नाम पर या ऐसे तमाम नामों के नाम पर भटकाया जाएगा। नहीं, मैं सीमा हैदर और अंजू का नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं रहे हैं। ये दो मोहब्बत की दास्ता के तौर पर इनको मार्केट में फैलाया गया। जो भी अभी तो खैर जांच का विषय है, वो आगे चल रही है। तो कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगी? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते तो किनारे रख देने चाहिए। अभी तो जो हमारे देश में रिश्ते बिगड़ रहे हैं उन पे काम होना चाहिए। अच्छा, आ जाते हैं महंगाई पे। जैसे कि आपने कहा, इस पे जरूर बात करनी चाहिए। टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं। अदरक, मैं अपने घर की बताऊं तो मैं नहीं लेके आ रही आजकल टमाटर। मैं सोच रही हूँ कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेती हूँ। तो आप इसको कैसे देखती हूँ? क्योंकि हमारे बीच मंत्री रघुराज जी भी मौजूद थे। हमारी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला इन सब छोटे छोटे मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है। मोदी जी उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, योगी जी उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, उसको देखना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि वॉर की स्थिति रही है, कोविड भी रहा है, तो महंगाई बढ़ गई। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, इस देश की जनता जो 150 करोड़ लोग हैं, उन्हीं में से हम भी आते हैं। तो अगर अदरक महंगी हो रही है, टमाटर महंगा हो रहा है, तो उससे हमारा भी जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो ये मुद्दा छोटा नहीं हो सकता। ये आम जन की सुख सुविधा, उसके जीवन में आ रही मुश्किलों का एक जो उदाहरण है वो आपके सामने है। तो इन मुद्दों को कैसे छोड़ा जा सकता है? तभी मैंने बोला कि इस स्टूडियो से अगर बाहर निकल के देखेंगे तो सड़कों पे मुद्दे बिखरे पड़े हैं। बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, सामाजिक अन्याय के नाम पर आप किसी के भी सर पर कर देते हो। और जो दलित, आप उसको दलित नाम के दलित कह करके उसको धिक्कारते हो। पिछड़ों के हक और अधिकार आप निगलने को बैठे हो और आप बोल रहे हैं छोटी छोटी बातें हैं। दिल्ली की चकाचौंध में नहीं रहना है, उससे बाहर निकलना है। इस देश के हर कोने में जाइए, आपको दिखेगा कि महिला असुरक्षित है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीबी, जो गरीब है वो और गरीब होते चले जा रहे हैं और जो अमीर है वो और अमीर होते चले जा रहे हैं।
इस देश का युवा अपनी डिग्री लेकर के सड़कों पे घूम रहा है। तो मुद्दे ये होने चाहिए, और ये छोटे मुद्दे नहीं हैं, ये असल मुद्दे हैं जिनसे इस देश का विकास होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पल्लवी जी, बात हम करेंगे, उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद अतीक अहमद को मार दिया गया, लेकिन इन दोनों केसेस से जुड़े हुए जो अतीक अहमद की वाइफ हैं शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, वो अभी भी फरार हैं। इतनी दिन महीने बीत गए, अभी तक वो यूपी पुलिस के रडार पे नहीं आ पाए हैं, जबकि दावा ये किया जाता है कि यूपी की कानून व्यवस्था सबसे बेस्ट है। देखिए, इस देश में राज्यपालिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। कार्यपालिका का काम है कि अगर आप समझते हैं कि ये व्यक्ति गुनाहगार है या उसने ऐसा कुछ काम किया, आप उसको न्यायपालिका को सौंप दीजिए। वो अधिकार क्षेत्र न्यायपालिका का है कि वो या तो ठप्पा लगा दे मुजरिम होने का, या रिहा कर दे, बेगुनाह साबित कर दे। अगर दोनों ही काम आपकी कार्यपालिका कर देगी तो न्यायपालिका में ताला लगा दीजिए। तो जिस कांड की आप बात कर रहे हैं उसमें वही हुआ। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आपने दोनों के हक और अधिकारों का इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फरार हैं जब आप इतने सक्षम हैं कि आप किसी को मार सकते थे पुलिस कस्टडी में, और दूसरे को मार सकते थे, एनकाउंटर कर दिया हमने क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हुआ था। तो जब वहां पर अटैक हो रहा था, आपने आपकी जेब से गोलियां क्यों नहीं निकली, आपकी पिस्टल से गोलियां क्यों नहीं निकली? और जो लोग फरार हैं उनको अगर वो दोषी हैं और न्यायपालिका सौंपिए, वो बताएगी वो दोषी हैं कि नहीं, उनकी सजा मुकर्रर करेगी। जब हम यूपी की बात करते हैं तो बुलडोजर का जिक्र जरूर होता है। बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें निकल के आई हैं कि गलती किसी ने की लेकिन उसका परिवार भुगत रहा है। घर उसकी माता पिता ने बनवाया, लेकिन बेटे की गलती हुई या बेटी की गलती हुई, जिसकी भी गलती हुई, उसको तोड़ दिया गया। तो इस एक्शन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने वही बोला, हर एक व्यक्ति की क्षमताएं और हर एक व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र इस देश में संविधान के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो जो कार्यपालिका का कार्य है वो कार्यपालिका करे, और जो न्यायपालिका का कार्य है वो न्यायपालिका करे। अगर न्यायपालिका दोनों चीजें अपने हाथ में ले लेगी और कार्यपालिका दोनों चीजें अपने हाथ में ले लेगी, तो इस देश को चलाना असंभव हो जाएगा। संविधान में जो लिखा है उसका अगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगर पालन होगा तो ये देश बहुत स्मूथ चलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो बुलडोजर एक्शन को बंद करना चाहिए। बुलडोजर एक्शन को मैं ऐसे मानती हूँ कि कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जी, एक सवाल ओपी राजभर जी से जोड़ते हुए मैं पूछूंगी आपसे। ओपी राजभर जी जो है वो एनडीए में आ गए हैं। अब्बास अंसारी, वो उन्हीं के टिकट पे विधायक बने हुए हैं, उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं। जब वो आ गए हैं तो इसका मतलब कि अब्बास अंसारी जी भी आ गए हैं। बीजेपी लगातार बोल रही थी कि हम माफियाओं का अंत कर देंगे, और अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा है और उनपे भी कई सारे केस हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने बोला कि बीजेपी का अपना एक चरित्र है। जैसे पार्टियों को तोड़ने का उनका अपना चरित्र है, वैसे ही दूसरी पार्टियों के जो भू माफिया होते हैं, बाहुबली होते हैं, वो उनकी पार्टी में आते ही गंगा जल से नहा जाते हैं। और इसके कई उदाहरण हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आपने जिनका नाम लिया, वैसे ही आप महाराष्ट्र में भी देख लीजिए। कुछ थे ना जिनके ऊपर शिकंजा कसने वाला था और बीजेपी में आते ही सब दूध से नहा गए, पवित्र हो गए। तो ये तो उनका चरित्र है। इंडिया का जिक्र करते हैं, गठबंधन के इंडिया का। उसके गठन के बाद से बीजेपी की तरफ से कई बयान आए, प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया। उन कई चीजों से जोड़ के उनको बोला गया कि मुजाहिदीन से, सिमी से। आप इसको कैसे देखते हो? रघुराज जी जब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, मंत्री जी, तो उनसे जब हमने ये सवाल पूछा तो वो उनका कहना ये था कि ये सारे लोग जेल जाने वाले हैं, इन पे बहुत सारे मुकदमे हैं, तो इनका हश्र भी वही होगा। इंडिया कहने से कोई हिंदुस्तान नहीं हो जाता। देखिए, इंडिया मेरे बाप का है, तो इंडिया को मैं नहीं इस्तेमाल करूं तो कौन इस्तेमाल करेगा? अमेरिका से तो आई नहीं हूं, लंदन से तो मैं आई नहीं हूं कि मैं इंडिया का यूज करना मेरे ऊपर बैन है। और अगर मेरा नहीं है इंडिया, तो क्या मोदी जी का है, अमित शाह जी का है? इस देश की 150 करोड़ जनता जो हिमालय की चोटी से लेकर समुद्र अपरंत तक रहती है, उस जमीन का एक एक इंच जो टुकड़ा है, उस पर रहने वाली ये जनता और उस जनता का ये संविधान, वही है इंडिया। और 150 करोड़ लोगों में रहने वाले हम भी हैं। तो मेरा इंडिया है और मैं इंडिया की हूं। ना मेरे बगैर इंडिया है, ना इंडिया के बगैर मैं हूं। तो कैसे हम जेल जाने वाले हो गए, जरा बताएं तो। और जब मीटिंग हुई थी, इंडिया का गठन हुआ था, उस वक्त ये चीज भी निकल के सामने आई थी कि नीतीश कुमार जी इस नाम से थोड़ा नाराज थे। उनका कहना था कि कुछ और नाम भी रखा जा सकता था। देखिए, लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया है, कम से कम एनडीए वाले ये तो मानने लग गए। और इंडिया, जैसा मैंने कहा कि 150 करोड़ जनता है, उसी में से हम भी हैं, हम इंडिया हैं।
तो मेरा अस्तित्व इंडिया के बगैर अधूरा है और इंडिया का अस्तित्व मेरे बगैर अधूरा है। तो जब हमारी लड़ाई है तो जीतेगा कौन? जनता जी। और जनता कौन है? इंडिया। पल्लवी जी, राजनीति की जब बात होती है तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी दल बदल तो चलता ही रहता है। अभी राजभर जी आपके साथ थे कुछ वक्त पहले तक, अभी वो एनडीए के साथ हैं। तो क्या भविष्य में कभी ऐसा होगा कि पल्लवी पटेल बीजेपी के साथ चली जाएं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। और संभावनाओं पे ही, आशाओं पे ही दुनिया कायम है जी। लेकिन हम जिस सोच के, जिस विचारधारा के हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो कभी भी दूध में शक्कर की तरह घुल नहीं पाएंगे। हम लोग वो हैं कि अगर उनके साथ जाएंगे तो या तो वहां माठा कर देंगे या वो हमारे लिए माठा कर देंगे। तो हम बेहतर है कि हम इस कोने पे खड़े होकर के अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ें और जो हमारे साथ इस लड़ाई में है उनका साथ देते हुए आगे चलते रहें। मतलब पल्लवी पटेल जी कभी बीजेपी के पास नहीं जाएंगी? कभी नहीं, बीजेपी स्वागत विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई कभी है। आपका वेलकम करेगी, आपको बुलाएगी, तब भी नहीं? नहीं, बीजेपी तो आज तक मेरा किसी भी कार्यक्रम में स्वागत नहीं करी, कहीं पर भी स्वागत नहीं करी है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने बोला राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावनाओं का खेल है, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बोला कि विचारधारा से जो है किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। तो पल्लवी जी, हमारी राजनीतिक चर्चा बहुत ज्यादा हो गई, तमाम मुद्दों पे बात हुई। अब थोड़ा सा लाइट मोड पे थोड़ा सा आ जाते हैं, एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ हो जाता है। पल्लवी जी को फिल्में पसंद है? बहुत ज्यादा। फेवरेट फिल्म? मेरी? हाँ। अभिमान। अभिमान। और फेवरेट एक्टर? मतलब आज प्रेजेंट बताऊं या पहले से? दोनों ही बता दो आप। अमिताभ बच्चन जी एंड सलमान खान। अरे, सलमान खान आपके फेवरेट हैं? जी। खाने में पल्लवी पटेल जी को क्या पसंद है? आई एम मल्टी क्यूजीन, मुझे कुछ भी दे दीजिए खाने में, बस दिखने में सुंदर होना चाहिए। फिर भी क्या पसंद है आपको, कोई एक चीज? मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। फेवरेट कलर पल्लवी पटेल जी का? रेड। रेड। और कभी मम्मी ने डांटा है? मुझे याद नहीं पड़ता कभी माँ से डांट पड़ी हो, क्योंकि अक्सर यही सवाल पूछा जाता है, यार हम लोगों की डांट पड़ी है, इन लोगों की नेताओं की या एक्टर्स, सब क्यूरियोसिटी होती है ना, लाइक इन लोगों की डांट पड़ी होगी कि नहीं? नहीं, हम शायद लकी रहे कि हमारे पिताजी ने तो शायद कभी ऊंची आवाज से बात नहीं करी और बचपन में कभी माँ ने डांटा हो, वरना थप्पड़ कैसा होता है पता नहीं चला कभी। फेवरेट पॉलिटिशियन? फेवरेट पॉलिटिशियन काशीराम जी हैं, मैंने उनको सुना है, नेताजी को भी सुना है और ऑब्वियसली मेरे पिता जो सामाजिक न्याय के पुरोधा है, मैं उनको बहुत। अगर पल्लवी पटेल जी पॉलिटिशियन ना होती तो फिर कौन सा करियर चूज करती? मुझे मेडिकल प्रोफेशन बहुत पसंद है और मैं पर्सनली उसमें जाती, लेकिन व्हेन आई सी डिफेंस पीपल इन दैट आर्मी और उसकी ड्रेस में, आई फील वो मतलब दुगना हो जाता है खून का दौड़ाव, ऐसा हो जाता है। और घूमने के लिए कौन सी फेवरेट जगह है? एनी प्लेस विद माई फैमिली। एनी प्लेस? एनी एक प्लेस। पहाड़ पसंद है कि समुद्र पसंद है? आप मुझे कहीं भी छोड़ दो, जंगल में भी छोड़ दो, मेरी फैमिली साथ है, आई एम हैप्पी। ओके, थैंक यू पल्लवी जी हमसे you. बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ पल्लवी पटेल जी, तमाम मुद्दों पे बात हुई है। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। पल्लवी जी, आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि 2024 बहुत महत्वपूर्ण होगा इस देश को नई दिशा में ले जाने के लिए। और जैसा कि कर्नाटका में अभी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की स्थानीय नंदिनी को कुचक्र के द्वारा हड़पने का काम बस एक षड्यंत्र भर रचा और वहाँ की जनता ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उन्हें सरहद से पार कर दिया। तो मैं आपसे कहूँगी कि विशेषकर दलित और शोषित और पिछड़ा समाज से कि अपने मत के अधिकार का प्रयोग करिएगा, सही दिशा में करिएगा। और अगर आपको लगे कि आपके रोजगार, आपकी दवाई, आपकी कमाई को फिर से लूटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है तो इस बार मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी पटेल जी एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो पल्लवी पटेल का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, ये कमेंट कर जरूर बताएं और हाँ, इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तमाम अपडेट्स, पॉलिटिकल अपडेट से लेके यूपी की राजनीति, दिल्ली की राजनीति, सब सारी अपडेट जानने के लिए आप एबीपी गंगा पर बने रहें। और मैं थी आपके साथ नैन्सी बाजपेयी, कैमरे के पीछे है संचित। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।